क्या कोई माँ अपनी ही बेटी का सौदा कर सकती है? साक्षी के साथ भी यही हुआ। उसकी चीखें उस आलीशान बंगले की दीवारों में दफन हो गई जब उसकी सौतेली माँ ने उसे एक ऐसे इंसान के हवाले कर दिया जिसकी दुनिया में सिर्फ अंधेरा था। बाहर बारिश की बूंदें खिड़की पर दस्तक दे रही थी, लेकिन साक्षी के कमरे के अंदर का मंजर किसी तूफान से कम नहीं था। उसकी सौतेली माँ मोहनी अलमारी से लाल जोड़ा निकालकर बिस्तर पर पटकते हुए चिल्लाई, अपनी ये रोना धोना बंद कर साक्षी, बहुत नखरे उठा लिए तेरे। अब वक्त आ गया है कि तू इस घर का एहसान चुकाए। साक्षी ने कांपते हाथों से अपनी आंखों के आंसू पोंछे और सिसकते हुए कहा, माँ, आप जिसे एहसान कह रही हैं वो मेरी पूरी जिंदगी की बर्बादी है। सुमित, वो तो खुद देख नहीं सकता, वो मेरी रक्षा कैसे करेगा? मैं ऐसे इंसान की परछाई बनकर कैसे रह सकती हूँ जिसकी अपनी दुनिया में सिर्फ अंधेरा है? मोहनी ने बेरहमी से साक्षी का जबड़ा पकड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए फुसफुसा कर कहा, वो देख नहीं सकता, पर उसका बैंक बैलेंस बोलता है। तेरे बाप ने जो जुए में करोड़ों लुटाए हैं, उसका कर्ज सुमित का परिवार चुका रहा है। अगर तूने आज उस अंधे से निकाह नहीं किया तो अपने बाप की लाश देखने के लिए तैयार रहना। साक्षी के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। उसके लिए यह शादी नहीं, उसकी अपनी मर्जी का कत्ल था। रात के गहरे सन्नाटे में साक्षी को सुमित के आलीशान बंगले में लाया गया। घर इतना बड़ा और भव्य था कि किसी महल से कम नहीं लगता, मगर साक्षी को वहां की हवाओं में एक अजीब सी उदासी महसूस हुई। निकाह की रस्में पूरी हुई। काजी साहब ने पूछा, क्या आपको यह निकाह कबूल है? साक्षी की जुबान पर पत्थर जम गए थे, मगर अपने पिता की जान की खातिर उसने भारी मन से कह दिया, कबूल है। साक्षी को सुमित के कमरे में भेजा गया तो उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। कमरा बहुत करीने से सजा हुआ था, मगर वहां रोशनी बहुत मध्यम थी। खिड़की के पास पीठ फेरे एक शख्स खड़ा था, लंबा कद, चौड़े कंधे और हाथ में एक सफेद छड़ी। वह सुमित था। साक्षी ने नफरत और गुस्से में कमरे का दरवाजा जोर से पटका। सुमित बिना मुड़े ही अपनी गहरी और शांत आवाज में बोला, दरवाजे की ये आवाज बता रही है साक्षी कि तुम्हारा दिल इस वक्त नफरत की आग में जल रहा है। अंदर आ जाओ, बाहर खड़े रहकर तुम अपनी तकदीर नहीं बदल सकती। साक्षी चौंक गई। उसे लगा था कि एक दृष्टिहीन व्यक्ति इतना आत्मविश्वासी कैसे हो सकता है। उसने कड़वाहट से कहा, तुम्हें मेरी आहट से मेरी नफरत का अंदाजा हो गया तो ये भी सुन लो सुमित, मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ, मुझे खरीदा गया है। मेरे लिए तुम सिर्फ एक अपाहिज हो जिसके साथ मुझे अपनी जिंदगी काटनी पड़ेगी। तुम मेरे पति कभी नहीं बन सकते। सुमित धीरे धीरे अपनी छड़ी के सहारे मुड़ा। उसकी आंखें स्थिर थी, चेहरा बिल्कुल शांत, जैसे कोई तपस्वी हो। उसने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, साक्षी, लोग अक्सर वही देखते हैं जो उन्हें दिखाया जाता है। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बेबसी का फायदा उठा रहा हूँ। हकीकत तो ये है कि तुम्हारी माँ तुम्हें किसी 60 साल के बूढ़े को बेचने वाली थी। मैंने तो सिर्फ तुम्हें उस नरक से निकाला है। साक्षी के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या तुम झूठ बोल रहे हो? सुमित ने शांति से अलमारी की तरफ इशारा किया और कहा, तुम्हारे कपड़े वहां रखे हैं, यह कमरा तुम्हारा है। मैं दूसरे कमरे में सो जाऊंगा। मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी में रोशनी लाने के लिए नहीं,
बल्कि तुम्हें अंधेरे से बचाने के लिए लाया हूँ। रही बात मेरे अपाहिज होने की, तो याद रखना साक्षी, कभी कभी देखने वाले वो नहीं देख पाते जो बिना आंखें वाले महसूस कर लेते हैं। सुमित कमरे से बाहर चला गया और साक्षी वहीं अकेली खड़ी रह गई। उसका गुस्सा अब उलझन में बदल चुका था। क्या सुमित वाकई एक फरिश्ता था या उसकी किसी बड़ी चाल का हिस्सा था? अगली सुबह जब साक्षी की आंख खुली तो उसे एक पल के लिए समझ नहीं आया कि वह कहाँ है। फिर कमरे की खामोशी और सुमित का चेहरा उसकी यादों में कौंध गया। वह झटके से उठी और कमरे से बाहर निकली। उसने देखा कि सुमित डाइनिंग टेबल पर बैठा था। उसके सामने चाय का प्याला रखा था, लेकिन वह खाली दीवारों की ओर देख रहा था, शायद अपनी बंद आंखों से अपनी यादों के पन्ने पलट रहा था। साक्षी ने पास जाकर रूखे अंदाज में कहा, तुम्हारे घर के नौकर कहाँ हैं? और क्या तुम हमेशा ऐसे ही खामोश रहते हो? सुमित ने बिना उसकी तरफ चेहरा किए शांत स्वर में जवाब दिया, मैंने नौकरों को छुट्टी दे दी है। मुझे अपनी खामोशी से प्यार है साक्षी। और रही बात तुम्हारी, तो रसोई में नाश्ता तैयार है, खा लेना। नाश्ता करने के बाद साक्षी की जिज्ञासा उसे सुमित के उस कमरे की तरफ ले गई जो हमेशा बंद रहता था। उसने धीरे से दरवाजा खोला। वह कमरा धूल से भरा था, लेकिन वहां जो कुछ था उसने साक्षी के होश उड़ा दिए। कमरे की दीवारों पर सुमित की पुरानी तस्वीरें थी। एक वक्त था जब सुमित एक मशहूर घुड़सवार और ट्रैक एथलीट हुआ करता था। वह उन तस्वीरों में कितना खुश और जिंदा दिल लग रहा था। तभी साक्षी की नजर एक टूटे हुए मेडल और अखबार की कटिंग पर पड़ी, जिसका शीर्षक था, एक मसीहा ने अपनी आंखों की रोशनी खोकर बचाई मासूम की जान। साक्षी उस खबर को पढ़ रही थी कि पीछे से सुमित की छड़ी की आवाज आई। पुरानी यादों को कुरेदने से सिर्फ जख्म ताजा होते हैं साक्षी। सुमित दरवाजे पर खड़ा था। साक्षी का गला भर आया। उसने मुड़कर पूछा, सुमित, इस अखबार में लिखा है कि 3 साल पहले एक कार हादसे में तुमने किसी लड़की और उसके पिता की जान बचाई थी। वो हादसा कैसे हुआ था? सुमित की मुट्ठियां खींच गई। उसने एक ठंडी सांस ली और कहा, वो एक अंधेरी रात थी। एक तेज रफ्तार ट्रक एक छोटी कार को कुचलने वाला था। मैंने अपनी गाड़ी बीच में डाल दी। कार वाले तो बच गए, लेकिन मेरी आंखों में कांच के टुकड़े ऐसे धंसे कि डॉक्टरों ने हार मान ली। पर मुझे कोई मलाल नहीं है। साक्षी का दिल धक से रह गया। उसे याद आया कि 3 साल पहले उसके पिता का भी एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। उसने कांपती आवाज में पूछा, उस कार का नंबर क्या तुम्हें याद है? सुमित थोड़ा रुका और फिर एक नंबर बोला। वह नंबर सुनते ही साक्षी के हाथ से वह अखबार गिर गया। वह नंबर उसके पिता की पुरानी कार का था, जिसे उसके पिता ने हादसे के बाद कबाड़ में बेच दिया था। साक्षी को अब समझ आया कि सुमित ने उससे शादी क्यों की। वह बदला नहीं ले रहा था, बल्कि वह आज भी उसी परिवार की ढाल बना हुआ था, जिसे उसने 3 साल पहले मौत के मुंह से निकाला था। साक्षी की आंखों से आंसू बहने लगे। जिस इंसान को वह अपाहिज और बोझ कह रही थी, वह असल में उसके परिवार का सबसे बड़ा कर्जदार नहीं, बल्कि रक्षक था। साक्षी दौड़कर सुमित के पास गई और उसका हाथ पकड़ लिया। सुमित चौंक गया, क्योंकि यह पहली बार था जब साक्षी ने उसे छुआ था। सुमित, मुझे माफ कर दो।
मैंने तुम्हें क्या क्या नहीं कहा। मुझे नहीं पता था कि मेरी और मेरे पापा की जिंदगी की कीमत तुम्हारी आंखें थी। सुमित ने अपना हाथ धीरे से छुड़ाया और कहा, मैंने वो एहसान के लिए नहीं किया था साक्षी, और यह शादी भी एहसान नहीं है। मैंने बस तुम्हें उस दलदल से निकालना चाहा जहां तुम्हारी माँ तुम्हें धकेल रही थी। अब तुम आजाद हो, जब चाहो यह घर छोड़कर जा सकती हो। सुमित अपनी छड़ी के सहारे वहां से चला गया, लेकिन साक्षी वहीं जड़ खड़ी रह गई। सुमित ने उसे आजादी दे दी थी, लेकिन साक्षी का दिल अब सुमित की इस खामोश मोहब्बत की कैद में फंसने लगा था। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन साक्षी के दिमाग में यादों का शोर मचा था। सुमित ने उसे घर छोड़कर जाने की आजादी दे दी थी, लेकिन साक्षी के पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। उसने आईने में अपना चेहरा देखा, वही चेहरा जिसे बचाने के लिए सुमित ने अपनी आंखों की कुर्बानी दे दी थी। साक्षी ने गहरी सांस ली और सुमित के कमरे की तरफ बढ़ी। सुमित बालकनी में खड़ा था। ठंडी हवा के झोंके उसके बालों से खेल रहे थे। साक्षी ने पास जाकर कहा, तुमने कहा था कि मैं आजाद हूँ, मैं जहाँ चाहूँ जा सकती हूँ। तो सुन लो सुमित, मैंने फैसला कर लिया है, मैं कहीं नहीं जा रही। सुमित थोड़ा चौंका। उसके चेहरे पर एक हल्की सी सिकन आई। क्यों साक्षी? यहाँ मेरे अंधेरे के सिवा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम जवान हो, खूबसूरत हो, तुम्हें अपनी जिंदगी किसी और के साथ बितानी चाहिए। साक्षी ने सुमित का हाथ मजबूती से थामा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जिंदगी सिर्फ चेहरे देखकर नहीं बिताई जाती सुमित। जिस इंसान ने बिना मुझे देखे मुझ पर इतना बड़ा उपकार किया, क्या मैं उसे इस अंधेरे में अकेला छोड़ दूं? आज से तुम्हारी आंखें मैं बनूंगी। इधर साक्षी की सौतेली माँ मोहनी अपने आलीशान घर में बेचैनी से टहल रही थी। उसके साथ एक चालाक वकील बैठा था। मोहनी गुस्से से बुदबुदाई, मुझे लगा था साक्षी सुमित से नफरत करेगी और हफ्ते भर में तलाक मांग लेगी, लेकिन वो तो वहां जम गई है। अगर उन दोनों में प्यार हो गया तो सुमित की करोड़ों की जायदाद मेरे हाथ से निकल जाएगी। वकील ने कमीनी मुस्कान के साथ कहा, मैडम, अगर सीधे रास्ते से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। सुमित के पिता ने अपनी वसीयत में एक शर्त रखी थी, अगर सुमित की शादी 1 साल तक नहीं टिकी तो सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में चली जाएगी। हमें बस उनके बीच गलत फहमियां पैदा करनी है। अगले कुछ दिन साक्षी और सुमित के लिए किसी ख्वाब जैसे थे। साक्षी सुमित को बगीचे में ले जाती, उसे हर फूल के रंग और उसकी खुशबू के बारे में बताती। वह उसे दुनिया की खबरें पढ़कर सुनाती और सुमित उसे अपने दिल के उन कोनों के बारे में बताता जो उसने बरसों से बंद करके रखे थे। एक शाम बारिश हो रही थी। सुमित ने अचानक पूछा, साक्षी, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम इस वक्त कैसी दिख रही हो? साक्षी मुस्कुराई और सुमित का हाथ अपने चेहरे पर फेरते हुए बोली, महसूस करो सुमित, ये मेरी आंखें हैं जिनमें अब तुम्हारे लिए नफरत नहीं, सम्मान है। ये मेरे होंठ हैं जो अब तुम्हें बुरा भला नहीं कहते, और ये मेरा दिल है जो शायद अब तुम्हारी आहट पहचानने लगा है। सुमित की उंगलियां साक्षी के गालों पर ठहर गई। पहली बार उन दोनों के बीच की दूरियां सिमट रही थी। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी। साक्षी ने दरवाजा खोला तो सामने पुलिस खड़ी थी। उनके साथ मोहनी और वही चालाक वकील थे। मोहनी ने रोने का नाटक करते हुए कहा, इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी को इस आदमी ने कैद करके रखा है।
ये अपनी जायदाद बचाने के लिए मेरी मासूम बच्ची का इस्तेमाल कर रहा है। साक्षी, चल मेरे साथ। वकील ने कुछ कागज दिखाते हुए कहा, सुमित जी, हमारे पास सबूत है कि आपने साक्षी के पिता के कर्ज का डर दिखाकर उसे शादी के लिए मजबूर किया। यह गैर कानूनी है। साक्षी चिल्लाई, यह झूठ है। मैं अपनी मर्जी से यहाँ हूँ। लेकिन सुमित एकदम खामोश खड़ा था। उसकी खामोशी साक्षी को डरा रही थी। पुलिस ने सुमित को हिरासत में लेने की बात कही। साक्षी को लगा जैसे उसकी दुनिया फिर से बिखरने वाली है। क्या साक्षी अपने ही परिवार के खिलाफ जाकर सुमित को बचा पाएगी? और सुमित ने पुलिस के सामने खुद का बचाव क्यों नहीं किया? क्या उसके पास कोई ऐसा राज है जो वो साक्षी से छुपा रहा है? पुलिस सुमित के पास पहुंची। इंस्पेक्टर ने सुमित का कंधा पकड़ते हुए कहा, मिस्टर सुमित, आप पर जबरन शादी और धोखाधड़ी के गंभीर आरोप हैं। आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। साक्षी पुलिस के सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई। खबरदार, जो किसी ने सुमित को हाथ लगाया, ये सब मेरी माँ की साजिश है। सुमित ने कुछ नहीं किया। तभी सुमित ने शांति से अपना हाथ उठाया और साक्षी को पीछे हटने को इशारा किया। उसकी आवाज में एक अजीब सा ठहराव था। इंस्पेक्टर साहब, अगर आप मुझे ले जाना चाहते हैं तो चलिए, मैं कानून का सम्मान करता हूँ। साक्षी हैरान रह गई। सुमित, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम चुप क्यों हो? बोलो कि तुम बेगुनाह हो। सुमित ने साक्षी की तरफ अपना चेहरा किया। उसकी बेनूर आंखों में एक गहरा दर्द था। साक्षी, कभी कभी सच को साबित करने के लिए अंधेरे से गुजरना पड़ता है। मुझ पर भरोसा रखो। मोहिनी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। उसे लगा कि सुमित डर गया है। थाने में मोहिनी ने रो रो कर आसमान सिर पर उठा लिया। वह इंस्पेक्टर से कह रही थी, साहब, इस अंधे आदमी ने मेरी बेटी को बहला फुसलाकर उसका जीवन बर्बाद कर दिया। ये सिर्फ हमारी जायदाद हड़पना चाहता है। साक्षी वहीं खड़ी थी। उसका खून खौल रहा था। उसने देखा कि सुमित कोने में एक बेंच पर बैठा था, बिल्कुल शांत। उसने हार नहीं मानी थी, बल्कि वह किसी चीज का इंतजार कर रहा था। साक्षी मोहिनी के पास गई और फुसफुसा कर कहा, माँ, तुम ये जो खेल खेल रही हो ना, ये तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। सुमित वो नहीं है जो तुम समझ रही हो। मोहिनी ने उसे धक्का देते हुए कहा, तू चुप कर। तू तो उसकी जायदाद के मोह में अंधी हो गई है। तभी थाने के अंदर एक बुजुर्ग शख्स दाखिल हुए। उन्हें देखते ही मोहिनी के चेहरे का रंग उड़ गया। वह साक्षी के पिता मिस्टर खन्ना थे। वह अभी भी कमजोर थे, लेकिन उनकी आंखों में एक चमक थी। साक्षी दौड़कर उनके पास गई। पापा, आप यहाँ कैसे? आपकी तबीयत? मिस्टर खन्ना ने साक्षी के सिर पर हाथ रखा और फिर इंस्पेक्टर की तरफ मुड़े। इंस्पेक्टर साहब, सुमित बेगुनाह है। इस शादी के लिए मैंने ही सुमित से गुजारिश की थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे जाने के बाद मोहिनी साक्षी का सौदा कर देगी। मोहिनी हकलाते हुए बोली, आप ये क्या कह रहे हैं? आप तो अस्पताल में बेहोश थे। मिस्टर खन्ना ने एक लिफाफा इंस्पेक्टर को दिया। मैं होश में था मोहिनी, और मैंने सुमित की मदद से तुम्हारी और इस वकील की सारी बातचीत रिकॉर्ड कर ली थी। तुम सुमित की जायदाद हड़पने के लिए साक्षी को इस्तेमाल करना चाहती थी। सुमित धीरे से अपनी जगह से उठा और बिना किसी सहारे के इंस्पेक्टर के पास गया। इंस्पेक्टर साहब, ये वकील साहब जिस वसीयत की बात कर रहे थे वो फर्जी है। असली वसीयत मेरे पास है, जिसमें साफ लिखा है कि मेरी जायदाद पर सिर्फ मेरी पत्नी का हक होगा।
चाहे वो मेरे साथ रहे या ना रहे। वकील और मोहिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। सुमित ने पुलिस स्टेशन में अपनी चुप्पी इसलिए साधी थी ताकि मोहिनी खुद अपने जाल में फंस जाए और कानून के सामने उसका असली चेहरा आ जाए। पुलिस ने मोहिनी और वकील को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। साक्षी और सुमित बाहर निकले। रात की ठंडी हवा चल रही थी। साक्षी पुलिस को देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सुमित ने पर्दे के पीछे से इतना सब कुछ संभाल लिया। साक्षी ने धीमी आवाज में कहा, तुमने इतना बड़ा जोखिम क्यों लिया सुमित? अगर पापा वक्त पर ना आते तो? सुमित मुस्कुराया। मुझे पता था कि वो आएंगे और मुझे ये भी पता था कि तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगी। साक्षी, आज पहली बार मुझे अपनी आंखों की कमी महसूस नहीं हुई, क्योंकि तुम्हारी वफादारी ने मुझे सब कुछ दिखा दिया। साक्षी ने सुमित का हाथ अपने दिल पर रखा। अब हम फिर से उस घर में जाएंगे सुमित, लेकिन इस बार वो मेरे लिए जेल नहीं, हमारा घर होगा। तभी सुमित के फोन पर एक कॉल आती है। वह डॉक्टर का कॉल था। मिस्टर सुमित, विदेश से वो रिपोर्ट आ गई है। आपकी आंखों के ऑपरेशन की एक उम्मीद जगी है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा खतरा है। मोहिनी के जेल जाने के बाद घर में शांति लौट आई थी। साक्षी और सुमित अब एक दूसरे के करीब आ चुके थे। साक्षी अब केवल सुमित की पत्नी नहीं, उसकी सबसे अच्छी दोस्त बन गई थी। वह सुमित के हर काम को इतनी बखूबी जानती थी कि सुमित को अब छड़ी की जरूरत भी कम पड़ने लगी थी। एक सुबह साक्षी ने देखा कि सुमित बालकनी में बैठा हुआ बहुत गंभीर सोच में डूबा है। उसके हाथ में एक रिपोर्ट थी। साक्षी ने पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा। क्या बात है सुमित? कल रात डॉक्टर का फोन आया था, तब से तुम कुछ परेशान लग रहे हो। सुमित ने उसे अपने पास बिठाया और कहा, साक्षी, डॉक्टर शर्मा का फोन था। अमेरिका के एक स्पेशलिस्ट ने मेरी रिपोर्ट देखी है। उनका कहना है कि एक एडवांस सर्जरी के जरिए मेरी आंखों की रोशनी वापस आ सकती है। साक्षी की आंखों में चमक आ गई। सुमित, यह तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। तुम फिर से देख पाओगे, दुनिया के रंगों को देख पाओगे और मुझे भी देख पाओगे। लेकिन सुमित के चेहरे पर खुशी नहीं थी। उसने धीरे से कहा, इसका एक दूसरा पहलू भी है साक्षी। सर्जरी बहुत जटिल है। अगर यह सफल नहीं हुई तो संक्रमण मेरे दिमाग तक फैल सकता है। इसका मतलब है कि मैं हमेशा के लिए सो सकता हूँ। चांस सिर्फ 50-50 है। साक्षी का दिल डूब गया। उसकी मुस्कान गायब हो गई। नहीं सुमित, मैं तुम्हें खोने का जोखिम नहीं उठा सकती। मुझे तुम्हारी आंखों की रोशनी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। हम ऐसे भी तो खुश हैं। सुमित ने साक्षी का हाथ थाम लिया। साक्षी, क्या तुम्हें पता है कि मैं ये जोखिम क्यों उठाना चाहता हूँ? इसलिए नहीं कि मुझे दुनिया देखनी है, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं उस चेहरे को देखना चाहता हूँ जिसने अंधेरे में भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैं तुम्हारी आंखों में वो प्यार देखना चाहता हूँ जो मैंने अब तक सिर्फ महसूस किया है। मैं एक बार, बस एक बार तुम्हें अपनी आंखों से जी भर के देखना चाहता हूँ। साक्षी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह सुमित के सीने से लग गई। लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे जीऊंगी? तभी दरवाजे की घंटी बजी। साक्षी ने दरवाजा खोला तो सामने एक अजनबी शख्स खड़ा था जो काफी रईस और रसूखदार लग रहा था। उसने कार्ड साक्षी की तरफ बढ़ाया। मेरा नाम विक्रम मल्होत्रा है। मैं सुमित का पुराना बिजनेस पार्टनर हूँ
और उस हादसे का चश्मदीद गवाह भी, जिसमें सुमित की आंखें गई थी। सुमित की आवाज सख्त हो गई। विक्रम, तुम यहाँ क्यों आए हो? हमारे बीच अब कुछ बाकी नहीं है। विक्रम ने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा। मैं तो बस तुम्हें आगाह करने आया हूँ सुमित। जिस डॉक्टर से तुम सर्जरी की बात कर रहे हो वो मेरा बहुत करीबी है। और याद रखना, कुछ राज ऐसे होते हैं जो अगर आंखों के सामने आ जाए तो जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। क्या तुम वाकई वो सब देखना चाहते हो जो 3 साल पहले उस रात हुआ था? विक्रम की बातों ने कमरे में एक अजीब सा तनाव पैदा कर दिया। साक्षी को समझ नहीं आया कि विक्रम किस राज की बात कर रहा है। सुमित के चेहरे पर पसीना आ गया था, जैसे उसे कोई पुरानी डरावनी बात याद आ गई हो। विक्रम वहां से चला गया, लेकिन उसके जाने के बाद सुमित बिल्कुल खामोश हो गया। उसने साक्षी से कहा, साक्षी, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे सोचना है। साक्षी को अब एहसास हुआ कि उस हादसे के पीछे कुछ और भी था जो सुमित ने उससे छुपाया था। क्या सुमित की आंखों की रोशनी जाना सिर्फ एक इत्तेफाक था या इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी? विक्रम के जाने के बाद सुमित के चेहरे पर ऐसी सिकन थी जो साक्षी ने पहले कभी नहीं देखी थी। वह रात भर सो नहीं पाया। साक्षी ने उसे कमरे में इधर उधर टहलते हुए सुना। उसकी छड़ी की टप टप की आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी। अगली सुबह साक्षी ने फैसला किया कि वह इस खामोशी को तोड़ कर रहेगी। उसने सुमित के हाथ में कॉफी का मग थमाया और सीधे पूछा, सुमित, वह विक्रम कौन है और वह किस राज की बात कर रहा था? क्या उस हादसे में कुछ ऐसा भी हुआ था जो तुमने मुझे नहीं बताया? सुमित ने कॉफी का घूंट भरा और खिड़की की ओर मुंह कर लिया। साक्षी, कुछ सच अंधेरे में ही दफन रहे तो बेहतर है। विक्रम एक ऐसा इंसान है जो अपनी जीत के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसे डर है कि अगर मेरी रोशनी वापस आई तो मैं वो देख लूंगा जो उसने छुपाया था। साक्षी का मन नहीं माना। उसे लगा कि सुमित की जान को खतरा हो सकता है। दोपहर में जब सुमित सो रहा था, साक्षी ने चुपके से विक्रम का दिया हुआ कार्ड उठाया और उस पते पर पहुंच गई। वह एक पुरानी फैक्ट्री का ऑफिस था। साक्षी ने छिपकर सुना कि विक्रम किसी से फोन पर बात कर रहा है। वो डॉक्टर मान गया है ना? सुमित का ऑपरेशन कभी सफल नहीं होना चाहिए। अगर उसकी आंखों की रोशनी आ गई तो वह गवाही दे देगा कि उस रात कार का एक्सीडेंट उसने नहीं बल्कि मैंने किया था और मैंने ही उसे ट्रक के आगे धकेला था। साक्षी के पैरों तले जमीन खिसक गई। सुमित ने किसी की जान बचाते हुए अपनी आंखें नहीं खोई थी, बल्कि उसे जानबूझकर अंधा बनाया गया था ताकि वह विक्रम के खिलाफ गवाही ना दे सके। साक्षी वहां से भागकर घर पहुंची और रोते हुए सुमित को सब बता दिया। सुमित शांत रहा, जैसे उसे पहले से ही इस बात का एहसास था। मुझे पता था साक्षी, उस रात जब मैं कांच के टुकड़ों के बीच तड़प रहा था, मैंने विक्रम की हंसी सुनी थी, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं था और मैं अंधा हो चुका था। मैंने हार मान ली थी, लेकिन अब नहीं। सुमित ने अपना फोन उठाया और उसी डॉक्टर को कॉल किया जिससे उसकी सर्जरी की बात चल रही थी। डॉक्टर, मैं सर्जरी के लिए तैयार हूँ, चाहे जो भी खतरा हो। मैं अपनी रोशनी वापस चाहता हूँ। ऑपरेशन का दिन आ गया। सुमित को ओटी में ले जाया जा रहा था। साक्षी ने उसका हाथ कसकर पकड़ रखा था। सुमित ने झुककर साक्षी के कान में फुसफुसाया, अगर मैं वापस ना आऊं तो याद रखना,
कि मेरा आखिरी एहसास सिर्फ तुम थी। साक्षी ने रोते हुए उसे विदा किया। जैसे ही ऑपरेशन शुरू हुआ, साक्षी ने देखा कि अस्पताल के गलियारे में विक्रम अपने गुंडों के साथ दाखिल हो रहा है। उसके हाथ में एक छोटा सा रिमोट जैसा डिवाइस था। विक्रम साक्षी के पास आया और बोला, तुम्हें क्या लगा था मैं इतनी आसानी से उसे रोशनी पाने दूंगा? इस अस्पताल का पावर ग्रिड मेरे हाथ में है। जैसे ही डॉक्टर सबसे नाजुक नस छुएगा, मैं यहाँ की लाइट्स काट दूंगा। फिर तुम्हारा सुमित न देख पाएगा न जी पाएगा। साक्षी के सामने अब दो चुनौतियां थी, अस्पताल की बिजली बचाना और सुमित की जान। ऑपरेशन थिएटर के बाहर सन्नाटा था, लेकिन साक्षी का दिल किसी नगाड़े की तरह बज रहा था। विक्रम की धमकी उसके कानों में गूंज रही थी, जैसे ही डॉक्टर सबसे नाजुक नस को छुएगा, मैं यहाँ की लाइट काट दूंगा। साक्षी ने चारों तरफ देखा। विक्रम के गुंडे अस्पताल के गलियारों में फैल चुके थे। उसने समझ लिया कि चिल्लाने या मदद मांगने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि विक्रम ने अस्पताल के सुरक्षा कर्मियों को भी डरा धमकाकर अपने साथ कर लिया था। साक्षी ने अपनी साड़ी का पल्लू कमर में बांधा और चुपके से पिछले दरवाजे से अस्पताल के इलेक्ट्रॉनिक रूम की तरफ दौड़ी। उसे पता था कि अगर विक्रम बिजली काटना चाहता है तो उसे वहीं जाना होगा। रास्ते में उसे विक्रम का एक आदमी मिला। साक्षी ने पास में पड़ा एक भारी फूलदान उठाया और पूरी ताकत से उसके सिर पर दे मारा। वह आदमी वहीं ढेर हो गया। साक्षी की आंखों में इस वक्त खौफ नहीं, बल्कि अपने सुमित को बचाने की आग थी। जैसे ही साक्षी इलेक्ट्रिक रूम के पास पहुंची, उसने देखा कि विक्रम मेन स्विच के पास खड़ा अपनी घड़ी देख रहा था। बस 10 सेकेंड और फिर सुमित का किस्सा हमेशा के लिए खत्म। विक्रम बुदबुदाया और जैसे ही उसने स्विच की तरफ हाथ बढ़ाया, साक्षी चिल्लाई, रुक जाओ विक्रम। विक्रम चौंक कर मुड़ा। अरे वाह, शेरनी यहां तक आ गई। पर बहुत देर हो गई है साक्षी, तुम्हारे सुमित की किस्मत अभी स्विच में है। साक्षी ने बिना डरे विक्रम पर हमला कर दिया। दोनों के बीच हाथापाई होने लगी। विक्रम ताकतवर था। उसने साक्षी को धक्का देकर दीवार से टकरा दिया। साक्षी का सिर फटने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने पास पड़ी एक लोहे की रॉड उठाई और बिजली के पैनल की तरफ फेंक दी, जिससे एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा कमरा चिंगारियों से भर गया। उसी वक्त अस्पताल का सायरन बज उठा। धमाके की वजह से बैकअप जनरेटर अपने आप चालू हो गया, जिसे विक्रम बंद नहीं कर सकता था। अस्पताल के गलियारे में मौत का सन्नाटा था। विक्रम ने इलेक्ट्रॉनिक रूम के पास साक्षी को धक्का दिया था, लेकिन साक्षी के साहस ने बैकअप जनरेटर शुरू करवा दिया। धमाके की आवाज सुनकर पुलिस वहां पहुंच गई और विक्रम को गिरफ्तार कर लिया गया। साक्षी जख्मी हालत में ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठी रही। घंटों बाद डॉक्टर बाहर आए। साक्षी ने कांपती आवाज में पूछा, डॉक्टर, सुमित ठीक तो है ना? डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, सर्जरी सफल रही साक्षी, लेकिन असली नतीजा कल सुबह पट्टी खुलने पर ही पता चलेगा। पूरी रात साक्षी सुमित के बेड के पास बैठी उसका हाथ थामे रही। वह मन ही मन दुआ मांग रही थी कि सुमित की दुनिया फिर से रंगों से भर जाए। अगली सुबह सूरज की पहली किरण खिड़की से कमरे पर आ रही थी। डॉक्टर ने सुमित की आंखों से धीरे धीरे पट्टी हटानी शुरू की। साक्षी की सांसें अटकी हुई थी। सुमित ने अपनी पलकें झपकाई। उसकी आंखें खुली, पर उनमें कोई हलचल नहीं थी। डॉक्टर ने सुमित की आंखों के सामने रोशनी डाली और पूछा,
सुमित, क्या तुम्हें कुछ दिख रहा है? सुमित ने अपनी नजरें कमरे में घुमाई और फिर उदासी से सिर झुका लिया। नहीं डॉक्टर, सब कुछ वैसा ही है, काला अंधेरा। साक्षी का दिल टूट गया। वह फूट फूट कर रोने लगी। डॉक्टर भी हैरान थे, क्योंकि सर्जरी तकनीकी रूप से सफल थी। सुमित ने साक्षी का हाथ टटोला और उसे अपने पास बैठाया। रो मत साक्षी, शायद मेरी किस्मत में तुम्हारी आवाज सुनना ही लिखा है, तुम्हें देखना नहीं। डॉक्टर कमरे से बाहर चले गए। साक्षी सुमित के सीने से लगकर रोती रही, लेकिन जैसे ही साक्षी की नजर सुमित के चेहरे पर पड़ी, उसने देखा कि सुमित की आंखों के कोने से एक आंसू निकला और उसकी नजरें मेज पर रखे पानी के गिलास पर टिकी थी। साक्षी को कुछ अजीब लगा। 2 दिन बाद सुमित को घर ले आया गया। साक्षी उसका ख्याल रख रही थी, लेकिन सुमित बहुत बदला बदला सा था। वह बार बार कहता, साक्षी, अब मैं किसी काम का नहीं रहा, तुम चाहो तो अपनी अलग जिंदगी शुरू कर सकती हो। उसी शाम जब साक्षी रसोई में थी, उसने देखा कि सुमित अपने कमरे में बिना छड़ी के चल रहा है और उसने बड़ी सफाई से मेज पर रखा अपना फोन उठाया। साक्षी समझ गई, सुमित को सब दिख रहा था, लेकिन वह झूठ क्यों बोल रहा था। तभी घर में एक नकाबपोश आदमी घुसा। वह विक्रम का गुंडा था, जो जमानत पर बाहर आए विक्रम के इशारे पर साक्षी को मारने आया था। जैसे ही उसने साक्षी पर चाकू से वार करना चाहा, सुमित ने फुर्ती से उसका हाथ पकड़ा और उसे जमीन पर पटक दिया। साक्षी चिल्लाई, सुमित, तुम देख सकते हो। सुमित ने गुंडे को पुलिस के हवाले किया और साक्षी की तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में अब वो पहले वाली चमक थी। हाँ साक्षी, मुझे सब दिख रहा है। ऑपरेशन के तुरंत बाद ही मेरी रोशनी आ गई थी, लेकिन मुझे पता था कि विक्रम हार नहीं मानेगा। अगर उसे पता चलता कि मैं देख सकता हूँ और गवाही दे सकता हूँ, तो वो तुम्हें नुकसान पहुंचाता। इसलिए मैंने अंधे होने का नाटक किया, ताकि वो बेफिक्र होकर हमला करे और रंगे हाथों पकड़ा जाए। कमरे में सन्नाटा था। सिर्फ साक्षी की सिसकियों की आवाज गूंज रही थी। सुमित ने जब उस गुंडे को जमीन पर पटका और उसकी आंखों में चमक लौटी, तो साक्षी जैसे पत्थर की बन गई थी। सुमित ने गुंडे के हाथ से चाकू छीनकर दूर फेंका और पुलिस को फोन लगाया। जब पुलिस उस हमलावर को ले गई, तब साक्षी ने कांपती आवाज में पूछा, सुमित, तुम तो कह रहे थे कि सब अंधेरा है। तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था? सुमित धीरे धीरे साक्षी के करीब आया। उसने बिना किसी छड़ी के, बिना किसी सहारे के, सीधे साक्षी के आंखों में देखा। उसकी आंखों में वो गहराई थी जिसे साक्षी ने पहले कभी नहीं देखा था। सुमित ने धीमे से कहा, भरोसा खुद से ज्यादा था साक्षी, इसलिए यह नाटक करना पड़ा। अगर विक्रम को पता चलता कि मेरी सर्जरी सफल हो गई है, तो वह अस्पताल में ही तुम्हें नुकसान पहुंचा देता। वह जानता था कि मेरी रोशनी वापस आने का मतलब है उसकी बर्बादी। मुझे अपनी आंखों से ज्यादा तुम्हारी जान की फिक्र थी। साक्षी, मैं तुम्हें खोने का जोखिम नहीं ले सकता था। साक्षी का गुस्सा पलों में पिघल गया। वह सुमित को गौर से देख रही थी। सुमित ने आगे बढ़कर साक्षी के चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम लिया। उसकी उंगलियां वैसे ही साक्षी के गालों को छू रही थी जैसे अंधेरे के वक्त छूती थी। लेकिन इस बार सुमित की आंखों में एक अलग ही सुकून था। सुमित बोला, पता है साक्षी, जब डॉक्टर ने पट्टी खोली थी और मुझे
पहली बार धुंधला सा तुम्हारा चेहरा दिखा तो मेरा दिल किया कि मैं चिल्लाकर पूरी दुनिया को बता दूं कि मैंने अपनी जन्नत देख ली है, लेकिन मैं चुप रहा। मैंने उन 2 दिनों में तुम्हें रोते देखा, तड़पते देखा, पर मैं मजबूर था। मैंने अपनी बंद आंखों के पीछे जो तस्वीर बनाई थी तुम्हारी, तुम उससे 1000 गुना ज्यादा खूबसूरत हो। साक्षी ने मुस्कुराते हुए सुमित के सीने पर सिर रख दिया। तुम बहुत बुरे हो सुमित, तुमने मुझे कितना डरा दिया था। अगले कुछ दिनों में अदालत की कार्यवाही हुई। सुमित ने अपनी आंखों से वो सारे राज खोल दिए जो विक्रम ने सालों छुपाए थे। सुमित की गवाही पर, उस एक्सीडेंट के नए सबूतों के आधार पर विक्रम को उम्र कैद की सजा हुई। साक्षी की सौतेली माँ मोहिनी को भी उसके गुनाहों की सजा मिली। अब साक्षी और सुमित के बीच न कोई डर था और न ही कोई तीसरा इंसान। शाम का वक्त था। आसमान नारंगी और सुनहरे रंगों से भरा हुआ था। सुमित और साक्षी अपनी उसी बालकनी में खड़े थे जहां से उनकी कहानी शुरू हुई थी। सुमित अब छड़ी नहीं पकड़ता था, बल्कि उसने साक्षी का हाथ थाम रखा था। सुमित ने दूर क्षितिज की तरफ देखते हुए कहा, साक्षी, आज ये दुनिया कितनी रंगीन लग रही है ना? लेकिन सच कहूं तो जब मेरी आंखों में अंधेरा था, तब भी मेरी दुनिया इतनी ही रंगीन थी, क्योंकि तुम मेरे साथ थी। लोग कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, पर मुझे लगता है कि प्यार वो रोशनी है जो अंधे को भी रास्ता दिखा देती है। साक्षी ने सुमित की तरफ देखा और कहा, सुमित, अब तो तुम्हारे पास तुम्हारी रोशनी वापस आ गई है। अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं होगी ना? तुम तो अब खुद अपनी राह चुन सकते हो। सुमित मुस्कुराया और साक्षी को अपनी बाहों में भर लिया। पागल हो क्या? इन आंखों को रोशनी तो मिल गई है, पर इन आंखों में बसने वाला ख्वाब तो तुम ही हो। रोशनी दुनिया देखने के लिए चाहिए होती है, पर सुकून के लिए सिर्फ तुम्हारा साथ। मेरी आंखें, तुम कल भी थी और हमेशा रहोगी। सूरज ढल रहा था और दोनों एक दूसरे की बाहों में सुरक्षित महसूस कर रहे थे। उनकी कहानी ने साबित कर दिया था कि मोहब्बत सिर्फ सूरत देखने का नाम नहीं, बल्कि सीरत को महसूस करने का नाम है। खामोश मोहब्बत का वो एहसास अब एक मुकम्मल दास्तान बन चुका था। तो दोस्तों, यह थी सुमित और साक्षी की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी क्या राय है इस कहानी के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली एक और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।